आजकल हमारे मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 की वैक्सीनेशन हो रही है और नित नई वीडियोस बन रही हैं कि इस वैक्सीन को नहीं लगवाना चाहिए और इसमें बहुत से मसले हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि जितनी भी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जो कि हमें बता रही हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, तो मैंने सोचा कि एक आम आदमी के लिए ऐसी वीडियो बनाई जाए जो कि सिंपल हो, आसान हो और उसे पता चले कि वायरस क्या होता है और उसकी वैक्सीन क्यों लगाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कायनात में जितने सितारे हैं उससे ज़्यादा वायरस इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप वायरस का एक एस्टीमेट लगाना चाहते हैं तो साइंसदान हमें ये बताते हैं कि हमारी दुनिया में 10 की ताकत 31 यानी एक के बाद 31 सिफर आए, इतने ज़्यादा वायरस एग्जिस्ट करते हैं जो कि जानवरों को और इंसानों को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि इनमें से बहुत कम वायरस ऐसे हैं जो कि इंसानों को अफेक्ट करते हैं। और अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस कुछ सैकड़ों में एग्जिस्ट करते हैं। 7 वायरस ऐसे हैं कोरोना वायरस जो हमें अफेक्ट करते हैं। तो कहाँ पर वायरस जो कि 10 की ताकत 31 के बराबर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और उनमें से सैकड़ों कोरोना वायरस और उनमें से सिर्फ 7 वायरस जो अभी हमें अफेक्ट करते हैं। इनमें से 4 वायरस ऐसे हैं जो गला ख़राब और नज़ले की शिकायत का बायस बनते हैं। तो जब वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमें नज़ला हुआ है और हमें गला हमारा ख़राब हो गया। 2 वायरस ऐसे हैं जो कि हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं। 6 वायरस हो गए। लेकिन जो 7वां वायरस आया है जिसे कोविड-19 कहा जाता है, इसमें ये दोनों चीज़ें इकट्ठी आ गई। यानी ये गला ख़राब और फ्लू का बायस भी बनता है और ये हमारे लंग्स पर भी अटैक करता है। तो जानने के लिए कि वैक्सीन इसके ख़िलाफ़ कैसे काम करती है, सबसे पहले मैं आपको वायरस की एक सिंपल सी डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। वायरस को कहा जाता है कि ये लिविंग थिंग है, कुछ लोग कहते हैं ये नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन इससे कतई नज़र वायरस एक पैकेट है, एक अखरोट है जिसके अंदर तौलीदी निज़ाम है, जिसके अंदर जीन्स हैं, जिसके अंदर आरएनए और डीएनए छुपा हुआ है जो कि आपको स्ट्रिंग्स की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो हमारे पास एक अखरोट है, एक उसकी बॉडी है, एक एनवेलप है जो कि प्रोटीन का बना होता है, एक शेल है जो कि प्रोटीन का बना होता है और उसके अंदर उसका आरएनए या डीएनए होता है जिस पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं समझने के लिए। और उसके बाहर कुछ चाबियां निकली होती हैं, स्पाइक्स होती हैं, कांटे निकले होते हैं। ये बहुत अहम चीज़ है। ये चाबियां हैं जो कि हमारे सेल के दरवाजे के साथ जाके कनेक्ट होती हैं और अगर ये चाबी हमारे सेल के दरवाजे के साथ लग गई और दरवाज़ा खुल गया तो ये वायरस अपनी एंट्री दे देगा और उसके बाद ये हमें बीमार करना शुरू कर देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता हो। वायरस अमूमन 2 किस्म के होते हैं, आरएनए बेस्ड वायरस और डीएनए बेस्ड वायरस। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, इसलिए ये वायरस साइज़ में बड़े होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन जिन वायरस की तरफ हमारा आज ध्यान है, हम गौर करने जा रहे हैं, वो आरएनए बेस्ड वायरस हैं, जैसे कि कोरोना वायरस आरएनए बेस्ड वायरस होते हैं, जिनमें हमारे पास एबोला, जीका और सार्स वायरस है जिन्होंने एपिडेमिक्स फैलाई। लेकिन कोविड-19 इनसे मुख्तलिफ है क्योंकि वो साइज़ में बहुत बड़ा है। आरएनए बेस्ड वायरस है, इसका मतलब ये है कि उसका एक धागा है और एक धागे को रेप्लिकेट करना बहुत आसान है। तो जब भी कोविड-19 किसी सेल पे अटैक करता है तो सबसे पहले वो चाबी से उस सेल का दरवाज़ा खोलता है और उसके अंदर वो धागा या आरएनए ट्रांसफ़र कर देता है। इस आरएनए में ये ख़ासियत होती है कि ये अपने जैसे और वायरस प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो एक वक्त ये होता है कि इतने ज़्यादा वायरस उस सेल के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं कि वो उस सेल को तबाह कर देते हैं। इसलिए हमने इसकी रेप्लिकेशन को भी रोकना है और कोशिश करनी है कि रोकें इसको कि ये किसी तरीके से ताले के साथ अंगेजी ना हो सके। क्योंकि ये आरएनए बेस्ड सिंगल स्ट्रैंड बेस्ड वायरस है, इसलिए रेप्लिकेशन के दौरान अमूमन इसमें कॉपीज सही नहीं बनती, म्यूटेशंस आ जाती हैं, चेंजेस आ जाती हैं। जब डीएनए बेस्ड वायरस अपनी कॉपीज बनाता है तो वो बिल्कुल अपने जैसी कॉपीज बनाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होती है। अगर उसने कंघी की हुई है तो अगले वायरस ने भी कंघी की होगी, अगर उसकी दाढ़ी है तो अगले वायरस की भी दाढ़ी होगी। ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। लेकिन जब आरएनए बेस्ड वायरस अपनी रेप्लिकेशंस करता है तो वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशंस आ जाती हैं। हो सकता है कि अगला वायरस गंजा आ जाए, हो सकता है कि अगले वायरस की एक आँख हो,
तो वो काफ़ी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती हैं। अब उनमें से कई कॉपीज़ ऐसी होती हैं जो कि इंसानों के लिए हार्मफुल नहीं होती, लेकिन ये बड़ा वायरस है, साइज़ में बड़ा है, इसलिए इसका आरएनए भी कॉम्प्लेक्स है और बाज़-औक़ात ऐसी म्यूटेशन आ जाती है, एक ऐसी चेंज आ जाती है जो कि बहुत खौफनाक होती है और वो फिर इंसानों पर अटैक करना शुरू कर देती है। एक अच्छी खबर यह है कि जब ये वायरस अपनी रेप्लिकेशंस करता है, अमूमन आरएनए बेस्ड वायरस अपनी रेप्लिकेशन बड़ी जल्दी करते हैं और बहुत तेज़ी से फैलते हैं, लेकिन ये वायरस जब अपनी रेप्लिकेशन करता है तो एक एंजाइम मौजूद होती है जो कि इसकी जो कॉपीज़ बनती हैं उनको ठीक करती है, उसमें जो भी कमियां होती हैं उसको दूर करती हैं। अगर किसी की बाल नहीं है तो वो जल्दी जल्दी उसके बाल ग्रो करती है, अगर किसी की मूछें रह गई तो उसकी मूछें ले आती हैं, यानी वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा बनाती हैं। और जब वो अपने पेरेंट्स जैसा बनती है तो इसका मतलब ये है कि इसकी म्यूटेशन स्लो होती है, कम होती है और इसमें चेंज कम आती है। इसका बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होने जा रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि एक चोर रोज़ाना एक मॉल में दाखिल होता है और चोरी करता है। उस मॉल में पुलिस भी है और उस मॉल में आर्मी भी है उस चोर से बचने के लिए, लेकिन वो चोर रोज़ाना अपना भेस बदल के आ जाता है। कभी वो दाढ़ी लगा के आ जाता है, कभी वो विग लगा के आ जाता है, कभी वो कानों को कलर करके आ जाता है। तो पुलिस और आर्मी दोनों धोखा खा जाते हैं क्योंकि वो भेस बदलता है। इसलिए हमें उस चोर के बारे में उसके रिकॉर्ड को फ़ौरन अपडेट करना पड़ता है। इसी तरीके से जो वायरस अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को म्यूटेट कर सकते हैं, जिसका इन्फ्लुएंजा एक वायरस है जो कि अपने आप को चेंज करता है, तो उनकी वैक्सीनेशन जल्दी आती हैं, उन पर हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है। हमारे 2 किस्म के इम्यून सिस्टम होते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दी है अभी, और वो एग्जांपल है एक मॉल की जिसमें आपने चोरी से बचाना है उसे, और उसमें एक वायरस नामी चोर आएगा जो कि अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा। 2 किस्म की सिक्योरिटीज़ आपने लगाई हैं। पहली सिक्योरिटी है पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी है आर्मी। हमारे बॉडी के भी इम्यून सिस्टम के 2 हिस्से होते हैं, 2 लेवल्स होते हैं। पहला जो हिस्सा होता है उसे इनेट इम्यून सिस्टम कहा जाता है, जो कि पुलिस से मैं मुशाबहत दे रहा हूँ। कोई नया पैथोजन जब हमारी बॉडी में आने की कोशिश करता है तो इनके पास अपने अपने रिकॉर्ड होते हैं। अगर तो वो वायरस या वो चोर पहले आया है तो इन्होंने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया होता है और ये फ़ौरन उसके पीछे लग जाते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो वायरस पहली मर्तबा आ रहा है तो इनके पास रिकॉर्ड नहीं है कि ये एक फ़ॉरेन बॉडी है जो कि हम पर अटैक करने आ रही है। तो सबसे पहले इनेट सिस्टम, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो फ़ौरन या कुछ घंटों में काम करना शुरू कर देता है ऐसे फ़ॉरेन बॉडीज़ पर, और वो उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वो कामयाब नहीं होता तो फिर हम आर्मी को बुलाते हैं, यानी फिर हम अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को दावत देते हैं। वो आ जाता है और वो उस वायरस को ख़त्म करने की कोशिश करता है जब तक कि वो वायरस ख़त्म ना हो, या फिर हम वैक्सीन्स लगाते हैं ताकि इन दोनों सिस्टम्स को हम बूस्ट कर सकें ताकि ये उस वायरस को ख़त्म कर सकें। एक वायरस के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो अपनी चाबी उस ताले में लगाए और दरवाज़ा खोले, लेकिन अगर हम उसकी चाबी को ब्लॉक कर दें, उसकी चाबी के और दरवाजे के ताले के बीच में कोई चीज़ रख दें, तो हम इस कनेक्शन को रोक सकते हैं। और यही काम करती हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म में ऐसी प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि इन चाबियों के ऊपर आ जाती हैं, जिस तरीके से मैं आपको इस तस्वीर में दिखा रहा हूँ। और अब ये सेल के तालों को एंगेज नहीं कर सकती। हमारे पास 8 किस्म की वैक्सीनेशन है और इनका प्रिंसिपल एक है। इनका प्रिंसिपल ये है कि जो वायरस पहली मरतबा हमारी बॉडी में आ रहा है, हमारी बॉडी को पहले ही बता देना कि वो वायरस किस किस्म का होगा। मसलन जब चोर एंटर होगा मॉल में और हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर हम ये जानते हैं कि इस चोर के खिदोखाल ये हैं तो हम उसके नक्शे बना सकते हैं, उसकी तस्वीरों को मुख्तलिफ एंगल से बनाकर पुलिस को भी देख सकते हैं और आर्मी को भी देख सकते हैं कि इस तरीके का चोर एंटर होने की कोशिश करेगा। और यही काम कर रही है वैक्सीन। तो हम अपने इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं कि वो रिकग्नाइज करे, वो पहचाने कि इस किस्म का वायरस हमारे पास आ सकता है और वो हमारी बॉडी को अटैक कर सकता है। तो 8 किस्म की वैक्सीन्स हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं और उनके नाम को भी देख सकते हैं। लेकिन जब ये वैक्सीन लगाई जाती हैं तो हमारे सिस्टम में सबसे पहले एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, और एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं बी सेल्स। मैं आपको यहाँ पे सेल्स दिखा रहा हूँ जो कि एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, जो चाबी और ताले के बीच में एक रुकावट डालती हैं। लेकिन अगर कोई वायरस उससे भी गुजर कर आगे चला जाए और सेल को डैमेज करना शुरू कर दे तो फिर एक टी सेल होता है जो कि
उस वायरस को ख़त्म करना शुरू कर देता है, यानी कि फिर गोलाबारी शुरू हो जाती है। उस वायरस को ख़त्म करने के लिए टी सेल्स आ जाते हैं। इन टी सेल्स के साथ एक और किस्म के टी सेल्स भी होते हैं जो कि इन टी सेल्स को और एंटीबॉडीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हमारे पास 3 किस्म के सेल्स हैं। बी सेल्स जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करते हैं जो गेंदों की तरह के टी सेल्स मैंने आपको दिखाया वो। लेकिन उसके साथ साथ एक हैवी ड्यूटी पावरफुल टी सेल्स हैं जिनके पास वेपन्स होते हैं, जिनके पास बंदूकें होते हैं, जो कि वायरस को जाकर मारते हैं, और उन्हें टी सेल्स कहा जाता है। लेकिन वो आगे फाइट करते हैं। और पीछे कंट्रोलिंग टी सेल्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पर नीले रंग की गोल गोल गेंदों से दिखाए जा रहे हैं, जो कि इन दोनों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो 3 किस्म की चीज़ें होती हैं और वैक्सीन इन तीनों को ज़्यादा इफेक्टिव बनाती हैं। तो वैक्सीन का काम क्या है? उसने वायरस का कोई हिस्सा हमारी बॉडी में दाखिल करना है ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को पता चले कि ये चीज़ है जिस पर मैंने अपने आप को ट्रेन करना है, वो हमारे रिकॉर्ड में आ जाए। और वायरस के लिए सबसे पहले फाइजर की वैक्सीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये वो स्पाइक्स जो चाबियां हैं उनका डीएनए, उनकी जीन्स हमारी बॉडी में दाखिल करती हैं। तो ये उनकी जीन्स लेती हैं, वो जो स्पाइक्स थी उनकी जीन लेती हैं वायरस कोविड-19 की, और उसे एक शेल में लपेटती हैं जो कि लिपिड का बना हुआ, और वो हमारी बॉडी में दाखिल कर देती हैं। ये चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये यकीन रखिए कि ये चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वायरस का वो हिस्सा इनएक्टिव होता है, लेकिन हमारी बॉडी को फ़ौरन पता चल जाता है और वो उसको अटैक करना शुरू कर देता है, ट्रेनिंग हो जाती है। अब हम आते हैं एस्ट्राजेनेका या जॉनसन जॉनसन की कोविड-19 के वायरस की जीन्स लेती हैं और इसको एक और वायरस में जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, आम वायरस में लेके उसमें इनकोड करती हैं और हमारी बॉडी में दाखिल कर देती हैं। अब फिर हमारा इम्यून सिस्टम फ़ौरन देखना शुरू कर देता है और वो इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, और उसे पता चल जाता है कि जब ऐसी जीन मेरे पास आई तो मैंने उसको अटैक कर देना है। और सबसे अहम जो वैक्सीन जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, साइनोवैक, साइनोफार्म की डोज मुझे भी लग चुकी हैं 2 मरतबा। उसमें कोरोना वायरस को लिया जाता है, उसे इनएक्टिव किया जाता है। यानी आपने उस चोर के गैंग में से एक चोर को पकड़ा और उसकी याददाश्त उड़ा दी, अब उसको नहीं पता मैं चोर हूं कि नहीं, और उसको भेज दिया उस मॉल में ताकि देख सकें कि क्या पुलिस उसको डिटेक्ट कर सकती है, क्या देख सकें क्या आर्मी उसको पकड़ सकती है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम वायरस हमने लिया, उसको केमिकली इनएक्टिव किया, अब वो कुछ नहीं कर सकता, अब वो एक किस्म का वायरस रहा ही नहीं, वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, वो हमारी बॉडी में डाल देते हैं। और फिर हमारा इम्यून सिस्टम फ़ौरन देखता है कि क्या ये वो चीज़ है जिसे मुझे रिकॉर्ड करना है, और वह आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने रिकॉर्ड में ले आता है और उससे बचने के लिए मुख्तलिफ किस्म की तदाबीर करता है। और फिर हमारे पास एक और वैक्सीन है नोवावैक्स, जिसमें हम स्पाइक्स लेते हैं और उनको और बूस्टर मेडिसिन के ज़रिए अपनी बॉडी में दाखिल कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए जब भी ये स्पाइक्स हमारी जिस्म में एंटर हों, वायरस के साथ लगी हों, तो हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाए कि इनको हमने रोकना है। अब जब हमें पहली डोज लगती है, जब हमें पहली डोज लगी तो हमारी बॉडी में इनएक्टिव वायरस डालेंगे, क्योंकि मुझे साइनोफार्म की डोज लगी, और उसी वक्त मेरा जो पहला सिस्टम था इम्यून सिस्टम, इनेट सिस्टम, वो एक्टिव हो गया और उसने फाइट करना शुरू कर दिया इसके खिलाफ। जबकि जो दूसरा सिस्टम था जिसे अडेप्टिव सिस्टम कहा जाता है, जो कि फौज थी, वो बैठी अपने हथियार सीधे कर रही है, वो एंटीबॉडीज़ की तरफ जा रही है और वो अपने हथियार सीधे कर रही है और देख रही है, प्लानिंग कर रही है कि मैंने इसको कैसे ख़त्म करना है, जो कि एक बाहर से थ्रेट आया है, इंजेक्शन लगता है या दूसरी डोज मिलती है। तो उस वक्त आपकी पुलिस भी महाज पर लड़ रही होती है, यानी इनेट इम्यून सिस्टम भी पूरा काम कर रहा होता है, एक्टिव होता है, और आपकी आर्मी भी फुल जोर के साथ उस वक्त लड़ाई कर रही होती है, यानी कि अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम भी पूरे तरीके से काम कर रहा होता है। जब भी हमारा इम्यून सिस्टम पूरे तरीके से काम करता है तो उस वक्त हमें कभी बुखार फील होता है, कभी हमें गला ख़राब लगता है, कभी हमें थकन फील होती है, हमारे ऊपर ऐसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो जब भी हम दूसरी डोज लगाते हैं तो बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि उस वक्त कुछ लोगों को 1 दिन या 2 दिन के लिए बुखार होता है, और उसकी वजह यह है कि आपका इम्यून सिस्टम पूरे तरीके से काम कर रहा होता है। ये अच्छी बात है कि अगर आपको बुखार हुआ, अगर आपको बुखार नहीं भी हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके इम्यून सिस्टम ने प्रॉपर्ली काम नहीं किया, बल्कि आप बाद में कुछ ऐसे टेस्ट कराकर देख भी सकते हैं कि आपकी एंटीबॉडीज़ बनी हैं या नहीं बनी। तो ये बात वाज़े करने की ज़रूरत है कि ये बुखार वायरस की वजह से नहीं होता,
हमारी बॉडी में इनएक्टिव वायरस डाले जाते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को फ़ायदा देते हैं कि जब एक्चुअल वायरस आएगा, जब एक हेल्दी वायरस हमारी बॉडी में दाखिल होगा, तो हमारे इम्यून सिस्टम के पास पहले ही रिकॉर्ड मौजूद होगा कि ये वो वायरस है जिसको मैंने पकड़ना है, और उस पर पूरे तरीके से वो काम करेगा। और क्योंकि हम वैक्सीन लगा चुके हैं, हम ट्रेंड हो चुके हैं और हमारा इम्यून सिस्टम भी पावरफुल हो चुका है, तो हम बड़े अच्छे तरीके से उस वायरस का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए इस झांसे में बिल्कुल ना आएं, इस किस्म की वीडियोस बिल्कुल ना देखें जो कि आपको गलत तरफ लेके जा रही हैं, बल्कि आप वैक्सीन्स लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन्स ही आपके मदाफ़ियाती निज़ाम को, आपके इम्यून सिस्टम को इतना ताकतवर करेगा कि आपके अंदर पुलिस और आपके अंदर मौजूद आर्मी सही तरीके से वायरस से लड़ेंगी और उसको काबू कर सकेंगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आम फहम ज़ुबान में आपको पता